अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस वीलॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। कुछ तज्जिया और कुछ मवाजना भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि प्रोपेगेंडा जो है वो इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुका है, तो इसके ऊपर फिर बात करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाती है। बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स का ये दिन था जब हमने देखा कि सुओ मोटो ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और 7 रुकनी एक लार्जर बेंच बनाया गया है। इसके ऊपर बहरहाल अब रद्द-ए-अमल आ रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ तबक़ात की तरफ से। इसके ऊपर बात करेंगे। PTI काफ़ी फ्रंट फुट पर खेलती हुई अब हमें नज़र आ रही है और इम्कान ये है कि लगता है ईद के बाद अब मज़ीद तेज़ी आएगी चीज़ों में और एक आपको नज़र आएगा कि हुकूमत की जो बेचैन किस्म की एक सफ़े हैं उसमें मज़ीद बेचैनी होगी। तो इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब हमाद अज़हर साहब को राहदारी ज़मानत मिल गई, फासली ज़मानत मिल गई है 51 मुकदमात में। इसके ऊपर बड़ी लेदे हो रही है, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। अली अमीन ख़ान की बड़ी अहम मीटिंग हुई है आज इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में और इसके साथ साथ कुछ एक अहम पिटिशन और दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PTI की तरफ से, जिसमें बल्ले के निशान का जो फैसला 13 जनवरी को सुनाया गया था उस फैसले के ऊपर रिव्यू मांगा गया है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पिटिशन, इसके ऊपर भी बात करेंगे और फिर आखिर में कुछ बात करेंगे तैयब अर्दवान के बल्दियाती इंतखाब में क्या मामलात रहे और वो शिकस्त खा गए, इसके ऊपर भी बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी ज़रा वहीं से बात का आगाज़ जहाँ पर छोड़ा था, एक तूफ़ान सा उठा हुआ है इस बात के ऊपर कि 6 जजेस ने जो ख़त लिख दिया और फिर उसके ऊपर वो डट भी गए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं थे और इसलिए मजबूर करना पड़ा उन्हें और मजबूर हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उन्हें फिर एक सुओ मोटो लेना पड़ा। इस सुओ मोटो के लिए उन्होंने 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, लेकिन ये बेंच भी काबिल कबूल नहीं है। इसके ऊपर भी एतराज़ उठना शुरू हो चुके हैं और फॉर्मली भी उठ जाएंगे। यानी वैसे जो भी ज़बानी रद्द-ए-अमल आ रहा है उस पे ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन उसके बाद अभी आप देखेंगे कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर भी एतराज़ उठाया जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ऑलरेडी डिस्कस भी हुई है थोड़ी और मज़ीद भी उसको कर लेते हैं। एक तो ज़ाहिर है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस सारे मामले से आगाह भी थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये तो उनके अपने खिलाफ भी एक चार्जशीट थी। और दूसरा फिर जब ये मामला बाकायदा तहरीरी तौर पर उनके नोटिस में लाया गया तो उस वक्त भी उन्होंने खुद इसके ऊपर कोई एक्शन करने से एतराज़ किया और मामला वज़ीर आज़म के सुपुर्द कर दिया उनसे मुलाकात करके। तो इस तरह से एक तरह से उन्होंने अपना जो वज़न था वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव के पलड़े में डाल दिया था, वो अपनी राय दे चुके हैं। तो इसलिए भी उनका इस बेंच में बैठना मुतनाज़े है। और तीसरा एक मामला ये भी है कि वो ख़ुद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, तो उनको भी ये चाहिए कि वो इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज़ कर लें ताकि जो भी इसका फ़ैसला है अगर मामला आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए तो वही जजेस तो ना उसको सुन रहे हों। तो ये काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि टेक्निकल भी हैं और कानूनी तौर पर भी बड़े वैलिड हैं, जिसकी वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर जो एतराज़ है वो किया भी जा रहा है और आगे इसको मज़ीद बढ़ता हुआ भी हम देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से आज इसके ऊपर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। फ्रंट फुट पर खेले हैं वो आकर। पहले तो उन्होंने आज ऐवान अदल में खूब इसके ऊपर आवाज़ उठाई और उसकी मैं आपको पूरी तफसील बता चुकी हूँ पिछले वीलॉग में, जो वकला कन्वेंशन हुआ और बड़ी जानदार तकारीर हुई वहाँ पर। फिर उसके बाद एक रैली भी निकाली गई, तो ये सब हमने देखा। उसके बाद बात शुरू हुई जनाब कौमी असम्बली के सेशन की, तो वहाँ पर भी भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक जिसको कहते हैं माहौल बनाया। वहाँ पर एक तो वो फिर से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्लेकार्ड्स उठाकर आए हुए थे, नारेबाजी सेशन में चलती रही और भरपूर नारेबाजी चलती रही। और इसके साथ साथ फिर यहाँ पर भी उन्होंने अदलिया के ख़त का मामला उठाने की जब बात की, इस पे अगरचे अता तारड़ साहब ने कहा कि ये मामला सब जुडिस है, इस पे बात ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये मामले पर बात की PTI ने और उसके बाद इसमें बड़ी दबंग किस्म की तकारीर हुई। सब ने खुलकर इस मामले को उठाया और इस बात की तरफ सब लेकर आए कि इस मामले का हल होना चाहिए। और इस मौके के ऊपर भी उन्होंने ये डिमांड की कि इसकी फुल कोर्ट हेयरिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा PTI की तरफ से 2 डिमांड्स की गई कि एक तो इसकी फुल कोर्ट हेयरिंग होनी चाहिए और नंबर 2 ये कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होनी चाहिए, लोगों को भी दिखाया जाए इस सारे मुकदमे की हेयरिंग को। तो ये उनकी तरफ से 2 अहम डिमांड्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और भी मुख्तलिफ तबकात की तरफ से, हलकों की तरफ से ये डिमांड सामने आ रही है कि लाइव स्ट्रीमिंग ज़रूर होनी चाहिए
ताकि इस सारे मामले को पहली दफ़ा अवाम भी ख़ुद देख सकें कि इसको कैसे इसकी हियरिंग होती है और कौन इसमें मुलविस है। तो ये सारी जो कहानी है इसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना बनाया जिसको कहते हैं इशू इनके पास है, जिसके ऊपर ये मज़ीद इसकी बेनिफिशरी बन सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ साबित होती है कि अदलिया के ऊपर प्रेशर था तो फिर ऑटोमेटिकली उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है, क्योंकि वो थ्रू आउट ये बात कह रहे हैं कि अदालतें और जजेस जो हैं वो आज़ाद नहीं हैं और जो फ़ैसले उनकी तरफ से आए PTI के ख़िलाफ़ वो सब दबाव के तहत आ रहे थे और कानूनी तौर पर बहुत सुकम इसीलिए उनमें मौजूद हैं। तो ये सारा उनके मौक़िफ़ का ही एक आप समझ लें कि उसको स्ट्रेंथन करने का मामला बन जाएगा और इस बात का अंदाज़ा ख़ुद हुकूमत को भी है। इसी वजह से हुकूमत हद दर्जा कोशिश कर रही थी कि इसको अवॉइड करे और किसी कमीशन वमीशन के चक्कर में इसको टाल दे, लेकिन वो बात बनी नहीं और ये बननी थी भी नहीं क्योंकि ये मामला इससे बहुत बड़ा था। बहरहाल अब ये एक तरफ हमने देखा कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज, बातचीत भी हुई और आज हैरत अंगेज़ तौर पर शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी आज कैदी नंबर 804 की रिहाई का मुतालबा कर दिया। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। PTI की पीपल्स पार्टी की अगर आप देखें इन दिनों जो आ रही हैं मुख्तलिफ बयान तो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कल खुर्शीद शाह साहब ने भी इस बात की तस्दीक की कि जी हम तो चाहते थे कि PTI हुकूमत बनाए और हमने इस सिलसिले में कोशिश भी की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अदलिया वाला मामला हो, इससे पहले जो चीज़ें चल रही हैं, पीपल्स पार्टी बड़ी खामोशी के साथ अपने जो कार्ड्स है वो प्ले कर रही है। ये ठीक है कि वो ताकतवर हलकों को नाराज़ नहीं कर रही, लेकिन वो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल मामला जिसकी वजह से उनको लगता है कि एक उनको PMLN की सपोर्ट करनी पड़े कहीं पर, तो वो करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते, उनकी हाँ में हाँ मिलाते उस तरह नज़र नहीं आ रहे। तो ये बड़े स्मार्ट तरीके से पीपल्स पार्टी अपने आप को इन फैसलों से, मुतनाज़ फैसलों से अलग रखना चाहती है, लेकिन इतनी आसानी से उनकी जान भी नहीं खैर छूटेगी। जब भी आप हुकूमत में हैं तो फिर आप चाहे वजारत लें या ना लें, बहरहाल आपके ऊपर उसका बर्डन तो आएगा ही। और ये जो PMLN के साथ आपकी दोस्ती है, जिसको बज़ाहिर आप ये साबित करते हैं कि जी हमारी दोस्ती नहीं है, तो वो सबको नज़र आ रही है कि ये चाहे मफाद की वजह से आप लोग साथ हैं, लेकिन जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ वो सब में आप भी हिस्सेदार हैं, चाहे आप इसको तस्लीम करें या ना करें। अब जी आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि हम्माद अज़हर साहब आज पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने यहाँ पर हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की और उनकी ये ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर हो गई और उन्हें जो है 51 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत मिल गई। अब इसके ऊपर जनाब एक तूफ़ान बदतमीज़ी ट्विटर पर उठा हुआ मैं देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, और वो तमाम नाम नहाद सहाफ़ी जो कुछ दिन पहले तक अदलिया की आज़ादी और इज़्ज़त व तौक़ीर के अलमबरदार बने हुए थे और हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जनाब PTI वाले तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लोग हैं जिन्होंने अदलिया के ऊपर, या ये जब 13 जनवरी का फ़ैसला आया था काजी फ़ायज़ ईसा का, तो उसके बाद ज़ाहिर तनकीद हो रही थी, तो ये तमाम लोग हमें ये सबक पढ़ा रहे थे, तमाम PTI वालों को भी और बाकी जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी भी इनके ऊपर तनकीद कर रहे थे उनको भी, कि जनाब आप तो बहुत बदतमीज़ लोग हैं, आपको तो पता ही नहीं है कि अदलिया की इज़्ज़त कैसे की जाती है। लेकिन आज फिर हमने देखा कि वो ख़ुद कितने बदतमीज़ हैं और किस तरीके से उन्होंने अदलिया की बेतौक़ीदी की और जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, ओवरऑल पेशावर हाई कोर्ट को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। सिर्फ तनकीद होती तो कोई बात नहीं थी, जिस अंदाज के अल्फाज और गालम गलोच की गई, आप सिर्फ कुछ लोगों के ट्वीट्स देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बाकायदा गालियाँ दी गई हैं। और ये इन्होंने सिर्फ इसलिए कि जी हम्माद अज़हर को 51 मुकदमात में ज़मानत क्यों दे दी। अब इसके ऊपर एक तो मैं पहले आपको लॉ बता दूँ, लॉ बड़ा सिंपल है कि ये वो 51 मुकदमात की समाअत नहीं होनी थी एक एक करके। बात यह है कि उन्होंने, ये सिर्फ एक अपील थी उनकी जिस अपील के ऊपर समाअत होनी थी, और वो अपील थी कि वो इन तमाम मुकदमात के लिए कोर्ट्स में पेश होना चाहते हैं, कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं, और तब तक के लिए जब तक कि वो कोर्ट में सरेंडर करें उनको एक हिफाजती ज़मानत मिल जाए कि उन्हें यहाँ से अरेस्ट ना किया जाए। बस ये कहानी है, इतनी सी बात है। और इसके लिए वो एक अपील होती है, वो 51 कोई अपीलें नहीं होती हैं अलग अलग, और जितने भी आपके ऊपर मुकदमात हों उनके लिए अपील एक ही बहरहाल बनती है, वो जो हिफाजती ज़मानत के लिए होती है। पहली चीज़ तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी समाअत कितनी देर की होती है, यही 2-4 मिनट की समाअत होती है। जो लॉयर्स करते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग भी, जो लोग रिपोर्ट करते हैं उनको भी मालूम है कि ये इसी तरह से होता है। और फिर उसके बाद
आप मज़े की बात, अब इसके ऊपर जो आप तनकीद का मामला देखें तो वो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है जी। उनकी तनकीद क्या है कि जी इधर वो पेश हुए, इधर हाई कोर्ट में अपील लगी, इधर उनको 10 मिनट के अंदर रिलीफ मिल गया। तो अब अगैन वही बात आती है कि भाई ये आप इस बात पे एतराज़ नहीं उठा रहे कि वो बंदा 51 मुकदमात में आखिर मतलूब ही क्यों है। सबसे पहले तो अगर आप सहाफ़ी हैं और इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं तो आपको तो इस बात पे एतराज़ होना चाहिए कि 50-50, 100-100, 150-150 मुकदमात एक ही शख्स के ऊपर, एक ही नौयत के और एक ही वक्त में कैसे हो सकते हैं कि एक ही वक्त में दहशतगर्दी कर रहा था हमाद अज़हर मुख्तलिफ 50 जगहों के ऊपर, जबकि उनमें से इंटरेस्टिंगली वो किसी एक जगह पर भी फिजिकली मौजूद नहीं था। तो आपको इस बात के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं हो रहा, लेकिन उन मुकदमात में उसको ज़मानत मिल रही है तो इस बात पे एतराज़ हो रहा है कि 50 मुकदमात में इकट्ठे ज़मानत क्यों मिल गई। तो भाई जिस थोक के हिसाब से मुकदमे बने हुए हैं उसी हिसाब से उनके फ़ैसले भी होने हैं। तो फिर इस बात पे आपको हैरत नहीं है कि ये मुकदमात क्या, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है हमाद अज़हर कितना बड़ा दहशतगर्द है, फिर भी आप बेशरम होकर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर आ गए हैं अदलिया के ऊपर अटैक करने के लिए। और वो उसको जनाब उन्होंने ठीक ठाक पेशावर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस उनके जो है उनको लताड़ा इसके ऊपर। और फिर उसके बाद PMLN जो उर्फ रोना धोना जमात है, आज उनके अपने ही एक करीबी सहाफ़ी ने बड़ा अच्छा ट्वीट लिखा हुआ था। पहली दफ़ा मैं उनके ट्वीट से मुत्तफ़िक हुई जिसमें वो कह रहे थे कि ये नून लीग जो है ये रोना लीग ही है, हर वक्त ये रोते ही रहते हैं, इनको इक़्तिदार मिल जाए तो भी ये रो रहे हैं, ठीक है, अभी भी ये रो रहे हैं जी हमें ज़बरदस्ती दे दिया, ना मिले तब भी रो रहे होते हैं कि हमें इक़्तिदार नहीं मिला, अगर इनको सज़ाएँ मिल जाएँ तब भी ये रो रहे होते हैं कि जी हमें सज़ाएँ मिल गई, अगर मुखालिफ को सज़ाएँ मिल जाएँ तब भी ये रो रहे होते हैं कि उसे कम क्यों मिली, और अगर मुखालिफ को रिलीफ मिल जाए तो तब भी ये रो रहे होते हैं कि इसको रिलीफ क्यों मिल गया। तो ये हर वक्त रोते ही रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात नजम अली खान साहब ने आज लिखी हुई थी जिनसे मैं वैसे तो कभी इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ कि उनसे इत्तेफाक करूँ, और ये बाकी बात दुरुस्त है। तो इनका रोना धोना जो है वो टिपिकल किस्म का शुरू हो गया कि जी अदलिया तो सहूलत कारी कर रही है, ये वो। मेरा ख्याल है कि अगर PMLN में ज़रा सी भी अगर रमक बाकी है कोई किसी तरह की भी ग्रेस की, तो कम अज़ कम उनको अब इस मौके के ऊपर तो ये शिकायत या ये इल्ज़ाम अदलिया के ऊपर नहीं लगाना चाहिए कि उनको किसी तरह का निशाना बनाया गया इंतकाम का और PTI के साथ किसी किस्म की भी कोई फेवर दी जा रही है। क्योंकि अगर पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है अगर आप देख लें तो कहानी बड़ी वाज़ेह है। यानी आप लोगों के सब मुकदमात मिनटों सेकंडों में ख़त्म हुए हैं, ठीक है। 7-7, 8-8, 10-10 साल से जो इश्तिहारी थे वो कैसे प्रोटोकॉल्स में आए हैं और कैसे एक घंटे में उनके मुकदमात ख़त्म हुए बग़ैर ट्रायल के, बग़ैर बात सुने, बरी बरी बरी। जिस अंदाज से आपकी हाई कोर्टों के ऊपर बायोमेट्रिक्स हुई हैं, जिस अंदाज से आपको बेल्स मिली हैं हिफाजती, वहाँ से लंदन से बैठे हुए बेल्स मिली हैं जबकि आप कन्विक्टेड मुजरिम थे, जिस अंदाज से आपके तमाम जो लोग थे सब के सब मुकदमात ख़त्म हो गए, सिर्फ शरीफ फैमिली या लीडरशिप के नहीं, बाकी सब के भी सब साफ पाक साफ हो गए। और उसके बाद फिर आपने शोर मचा दिया तराजू के पलड़े बराबर करो, तराजू के पलड़े बराबर करो। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से एक विक्टिमाइजेशन का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। बोगस तरीन केसेस में 12-12 घंटे की समातों के बाद सज़ाएं सुनाई गई बैक टू बैक इमरान खान साहब को। पूरी की पूरी लीडरशिप जेल में, लीडरशिप को पूरी लीडरशिप को जेल में रखकर, और जो बाकी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था सिर्फ उसको बाहर जाने की इजाज़त रहेगी। यानी पॉलिटिकल फेस तो कोई छोड़ा ही नहीं जो बाहर होता। बल्ले का निशान छीनकर बदतरीन किस्म का जमहूरियत पर हमला वो किया गया जो आपके साथ नहीं किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें आपको फॉर्म 47 के तहत जितवा कर आपकी हुकूमत बनवा दी गई। और उसके बाद इस सारे मामले में अदलिया बिल्कुल चुप है। पूरी सहूलतकारी आपकी की गई कि आपको किस तरह से हुकूमत बनवा कर दे दी जाए। और उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तें भी PTI की उठाकर आपकी झोली में डाल दी गई जो किसी तौर मतलब आइन, कानून, कॉमन सेंस, अखलाक किसी तकाजे से वो आपके हिस्से में नहीं आती थी, सिवाय एक इस बात के कि अगर बिल्कुल आप शेमलेस हो जाएं तो वो एक अलग बात है, वो भी आपके हिस्से में डाल दी गई। इतना कुछ आपके लिए कर दिया गया और अभी आप रो रहे हैं कि सहूलतकारी PTI की हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर आज बात हो रही थी, ये 6 जजों को जी बड़ा ज़मीर जा गया, ये हो गया वो हो गया।
भाई आप बताएं तो सही, कह रहे हैं जी ये कैसा दबाव था कि फैसले तो इनके हक में आ रहे थे। भाई कौन सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला पीटीआई के हक में आया है, ज़रा ये भी तो मिसाल दें। आमिर फारूक साहब हर केस इमरान खान का खुद सुनते हैं। अव्वल तो वो फिक्स ही नहीं करते, फिक्स करते हैं तो समाअत जल्दी नहीं होती, समाअतें जल्दी होती थीं तो फैसले नहीं होते थे, फैसले होते थे तो फैसले महफूज हो जाते थे, और फैसले उस वक्त तक महफूज रहते थे जब तक कि वो गैर मौसर नहीं हो जाते थे। ये हमने थ्रू आउट देखा है, और मैं आपको इसके ऊपर 20 से ज़्यादा मिसालें इकट्ठी करके दे सकती हूँ कि जहाँ पर आमिर फारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस तरीके से नुकसान पहुँचाया पीटीआई के केसेस में ख़ास तौर पर। और आप ये कह रहे हैं इन जजेस के ऊपर दबाव था, उन्होंने अपने अलावा किसी जज के पास जाने ही नहीं दिया उनका केस। और एक दो दफ़ा जब ये सब अपील्स गई मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और समन रिफ़त साहिबा की अदालत में कि जिसमें ट्रायल को चैलेंज किया गया कि इन कैमरा क्यों है, तो तब भी उन्होंने ट्रायल को नए सिरे से करने के लिए दोबारा कहा, लेकिन ट्रायल उन्हीं हालातों वाक़यात में ऑलमोस्ट दोबारा होता रहा। तो वो एक दो शायद फैसले ऐसे होंगे जो कि रिलीफ फिर भी नहीं कहे जा सकते। तो उसके अलावा तो ना तो किसी और जज के पास केस लग रहे थे और ना किसी और तरफ कोई फैसला हो रहा था। वैसे भी जो सारे ट्रायल्स चल रहे थे वो तो जेल के अंदर चल रहे थे। तो कौन सा भाई फैसला आ गया पीटीआई के हक में? कोई बल्ले का निशान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस कर दिया था? कोई मखसूस नशिस्तें आपको नहीं लेने दी? इमरान खान की सज़ाएं ख़त्म कर दी? क्या किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आप कह रहे हैं कि जी फैसले तो उनके हक में आए थे? फैसले तो आपके हक में आए हैं जो सारे के सारे हसन हुसैन पूरा टब्बर आप लोगों ने बरी करा लिया, बगैर सबूत कोई दिए, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के, बगैर कोई रसीद दिए और बगैर इवन ट्रायल हुए। मतलब कम से कम डिस्कशन होती, कोई ट्रायल होता, कोई हम भी देखते कि जी कोई प्रोसीजर चला है और उसके बाद क्लीन चिट मिली। सिर्फ क्या हुआ है कि जो अपीलें, जो केस बनाने वाले थे वो खुद ही पीछे हट गए सबके, जी हमें केस चलाना ही नहीं। तो इस तरह आपके केसेस ख़त्म हुए और आप लोगों ने हेडलाइंस लगवाई कि हम सुरखरू हो गए। भाई सुरखरू होना यूं नहीं होता कि जिसने केस बनाए वो पीछे हट गया तो आप सुरखरू हो गए। तो इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा शुरू है और उसके ऊपर आप जजेस की ऊपर एक तौहीन आमेज़ किस्म की कैंपेन PMLN की तरफ से और उनके हामी सहाफ़ियों की तरफ से शदीद किस्म का पेट दर्द और उसके साथ उनकी चीखें कि क्यों अदलिया जो है वो खड़ी हो गई है इन मामलात के ऊपर। तो बेसिकली सिर्फ वो जो टेरियन वाइट केस था वहाँ से बात शुरू हुई है जो पीटीआई के यानी उनके हक में एक फ़ैसला आया था। उसके बाद तो मुझे वैसे ही कोई फ़ैसला नज़र नहीं आता। बहरहाल जी लास्टली बल्ले का निशान जो छीना गया था उसके रिव्यू के ऊपर एक पिटिशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने कि उस मामले को भी रिव्यू किया जाए। तो लेट्स सी कि वो भी लगता है या नहीं। अभी ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कितनी ही पिटिशनें पड़ी हुई हैं पीटीआई की जो कि काजी साहब समाअत के लिए फ़िक्स ही नहीं करते। तो ये भी एक मामला अलग से है। तैयब उर्दवान साहब बल्दियाती इंतखाब हार गए हैं और इतने सालों से उनकी हुकूमत है तुर्किया में, इसके बावजूद भी बल्दियाती इंतखाब में उनको शिकस्त हुई है। वहाँ पर कुछ अपने इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है। जो अपोजिशन है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। फिर महंगाई के मामलात, कुछ और उसके पॉलिसी मैटर्स हैं जिसके ऊपर लोग उनसे खफा हैं। और फिर ज़ाहिर है बल्दियाती जो मामलात होते हैं वो उसकी अपनी एक साइंस भी होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो बात मैं करने वाली हूँ वो ये कि तैयब उर्दवान साहब ने, हालांकि वो इस वक्त भी पावर में हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी हंसी खुशी अपनी शिकस्त तस्लीम की है। कोई उन्होंने ये नहीं किया कि फॉर्म 47 के तहत कहें कि जी मुझे जितवा दो। कहीं उन्होंने मशीनरी रियासत की इस्तेमाल नहीं की। लोगों का फैसला है, उन्होंने कबूल किया। और बड़े लीडर ऐसे ही होते हैं, लोगों के फैसले कबूल करते हैं। इस तरह बेशर्मों की तरह दूसरों की चोरी की हुई नशिस्तों के ऊपर हुकूमतें नहीं बनाते। इतनी ग्रेस होती है उनमें, बड़े लीडर्स में। कोई फॉर्म 47 नहीं, कोई मारधाड़ नहीं, कोई चालबाजियाँ नहीं, कोई ये नहीं कि 1 को 9 बना दो, 8 को 3, 3 को 8 बना दो। ये कोई हरकतें वहाँ पर हमने नहीं देखी। तो ये अगर इलेक्शन कमीशन वहाँ पर होता तो शायद तैयब उर्दवान साहब को वहाँ पे भी काफ़ी होता फ़ायदा। बहरहाल अब जी आखिरी बात, अली अमीन गंडापुर साहब की भी इमरान खान साहब से कहाँ मुलाकात हो चुकी है और उसमें उन्होंने आज जो केपी के मामलात हैं उसके हवाले से और आइंदा जो कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं उसके हवाले से भी बातचीत की है।
अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ये खबर आ रही है कि अगले चंद 1-2 हफ्तों में भी जो या ख़ास तौर पर ईद के बाद जो केपी के अंदर 9 मई के मुकदमात में गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को मुलविस किया गया या सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए उनको नामजद किया गया, उनके खिलाफ कोई अभी तक सबूत प्रूफ नहीं है, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ जो FIRs हैं, जो केसेस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अब वो स्टेप आगे लेने जा रहे हैं। तो ये तो काफ़ी एक विजिबल हमें नज़र आएगा कुछ दिनों में चीज़ें। और बाकी कुछ अहम मामलात के ऊपर भी उनकी जो एक मीटिंग हुई है इमरान खान साहब से, केपी के और वफाक के दरमियान जो चीज़ें हैं उसको लेकर के कैसे चलना है उसके ऊपर भी उन्होंने गाइडेंस ली है। इससे ये भी एक पता चल रहा है कि जो मुलाकात के हवाले से इश्यूज़ चल रहे थे अब वो भी रिजॉल्व काफ़ी हद तक हुए हैं। और इमरान खान साहब से अब जो पार्टी लीडर्स हैं उनकी मुलाकातों वगैरह में जो एक रुकावटें डाली जाती थी उसमें भी कुछ बेहतरी आई है। तो अब इसलिए ये लोग जो है अब फ्रीक्वेंटली शायद मिलने में कामयाब हो सकेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी भी है कि सियासी लोग मिलें खान साहब से, क्योंकि सियासी फ़ैसले खान साहब को ही बहरहाल करने हैं और ये उनके साथ बग़ैर मुलाकात के, बग़ैर कम्युनिकेशन के मुमकिन नहीं होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी मैटर है, फैक्ट है कि इसके ऊपर इस PTI को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है जी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।